बिना देखे इधर बताओ, पार्टनरशिप में कितने मेंबर्स होने चाहिए? मैक्सिमम 200। सब निकल जाओ अभी क्या अभी। पार्टनरशिप में कितने होते हैं? 100 होते हैं। एंड प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200। एग्जाम में ऐसे एमसीक्यू क्या आओगे तो टिक करके फिर फायदा नहीं, बाद में आके अरे सर ये बोल गया था आपने शिट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही कहते हैं। एग्जाम में आने के बाद सब स्टूडेंट का रिएक्शन पता है क्या है? एक भी बच्चे ऐसे नहीं मिलेगा जिसको बहुत डिफिकल्ट का पेपर, बच्चे मैक्सिमम 90% ऐसे मिलेंगे आपको जो कहेंगे अरे यार मुझे पता था ये। आप पढ़ते ही नहीं, गलत करके आने के बाद फायदा क्या, फिर पता था और नेक्स्ट टाइम वो क्वेश्चन नहीं आता वापस। हाँ नेक्स्ट टाइम सुधारूंगा सर मैं उसको, नेक्स्ट टाइम आएगा नहीं फिर वो क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन आया इस एग्जाम में, नेक्स्ट टाइम नहीं आता, फिर एक एग्जाम छोड़ के नेक्स्ट एग्जाम में आता है, तब तक बच्चा सेकंड अटेम्प्ट में पास होता है फिर। तो ये गलती मत करो, इसलिए ऐसा फिट होना चाहिए। पार्टनरशिप बोले तो पार्टनर्स मतलब मैक्सिमम 100 मिनिमम 2, प्राइवेट मतलब मिनिमम 2 मैक्सिमम 200। पार्टनरशिप कंपनी सॉरी कंपनी प्राइवेट कंपनी मैक्सिमम 200, पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 मैक्सिमम अनलिमिटेड, गवर्नमेंट कंपनी मिनिमम 7 मैक्सिमम अनलिमिटेड। ऐसे दिमाग में फिट कर दो। आज अपन कंपनी के टाइप्स पढ़ेंगे डिटेल में ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। क्या चलो आज अपन डिटेल में पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ कंपनी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आते ही आते। कल अपन ने सबसे फर्स्ट जो पढ़ा था, अब आपके नोटबुक निकालोगे कुछ भी निकालो, इसको अपन एकदम शॉर्ट एंड सिंपल फॉर्म में डायग्राम निकालेंगे इसका पूरे कंपनीज का। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। ठीक, इसके ऊपर डेफिनेटली 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे। टाइप्स ऑफ कंपनी, हैंड राइटिंग मसला है। अभी देखा ना इसकी गलती थी, इसको हमने ठीक करा है, तो हैंड राइटिंग अच्छी थी पहले से। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे 1 पर्सन कंपनी। ठीक है, बाद में डायग्राम ऐसे ऐसे होते जाएगा, बड़े बढ़ते जाएगा। ठीक है, इसमें बैठेगा नहीं फिर ऐसे ऐसे जाना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत। टाइप्स ऑफ कंपनी फर्स्ट आएगा 1 पर्सन कंपनी, इसको शॉर्ट में ओपीसी कहते हैं। ओपीसी क्या कहते हैं? ओपीसी। सुनो, क्या मैं इसको प्राइवेट कंपनी कह सकता हूं क्या 1 पर्सन कंपनी को, या पब्लिक कंपनी कहूंगा? क्या कहूंगा मैं इसे? प्राइवेट कंपनी में भी कह सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस है शेयर्स ट्रांसफर करने के, और इसमें भी प्राइवेसी रहेगी। ये किसी और को शेयर ट्रांसफर नहीं करेगा क्योंकि खुद ही अकेला है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 62। अब देखो सेक्शन 2 सेक्शन सब सेक्शन 62। एग्जाम में सेक्शन नहीं पूछेंगे, बट भगवान ना करे पूछ लिया तो भी अपन ने रहना चाहिए याद। 262 262। यहां पर लायबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड। लायबिलिटी लिमिटेड, सॉरी कुछ गलत हो गई। लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, अरे पहले से ही लिखा था मैंने। ठीक है, बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं। देखो सुनो, आपने कल क्वेश्चन पूछा था सर
अगर ओपीसी में जो सिंगल पर्सन है अगर उसकी डेथ हो जाती तो मैंने बोला था कि आपको पहले क्या करना पड़ता है, नाम नॉमिनेट करना पड़ता है कि अगर आप इनकेस अगर आप चले जाते हो, भगवान ना करे बट किसी ना किसी को तो जाना एक दिन, जो आता है उसको जाना पड़ेगा। कितने सैड हो रहे आप मुंह देख के, अभी टाइम है बहुत। तो अगर कोई इंसान, एक इंसान अगर कंपनी स्टार्ट कर रहा है, वो ओपीसी कहते हैं, तो अगर वो जाने के बाद कोई आएगा तो उसको इंडिकेट करना पड़ता है नाम। अपन ने पढ़ा था कंपनी की इंफॉर्मेशन कहां पे होती है, पक्का? कंपनी का नाम, कैपिटल, रजिस्टर ऑफिस, उनकी लायबिलिटी कहां पे मेंशन की होती है, एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एंड उसको चेंज करने के रूल्स एंड रेगुलेशंस एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो ये यहां पे क्या लिखा है देखो, ये पॉइंट पे, हाँ, the memorandum of OPC shall indicate the name of the other person who shall in the event of subscriber death or his incapacity to contract become the member of the company। तो इसकी डेथ होने के बाद जिसका नाम होगा तो वहां पे लिखो, जो नॉमिनेशन होता है, नॉमिनेशन वो कहां पे होता है, एमओए में होता है, नॉमिनेशंस नेम, बहुत ही इंक आ गई इसमें। नॉमिनेशन का जो नाम होता है, नॉमिनेशन, नॉमिनेशंस नेम, वो किस में होता है, एमओए में होता है। अपने को कोई छोड़ने का नहीं फैक्ट जो एग्जाम में पूछे, ठीक है। चलो सुनो, वन पर्सन कंपनी में एटलीस्ट कितना मेंबर्स चाहिए, एटलीस्ट, ये कहीं लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे लिखा है बट कोई लिखने, आप उतने होशियार हो। सुनो, अब जिस पर्सन को मैं अपॉइंट करने वाला हूं मेरे बाद, जिस पर्सन को मैं अपॉइंट करने वाला हूं मेरे बाद, उसकी कंसेंट लेनी जरूरी है क्या, कि मेरे मरने के बाद तेरे को अपॉइंट करना है इस चीज में, उसकी कंसेंट लेनी जरूरी है क्या, लेनी जरूरी है, पक्का लेना जरूरी है। क्योंकि आप गए, उसको पता नहीं, आप उसके घर पे जाके कांग्रेचुलेशन आप डायरेक्टर बन गए कंपनी के, बोले कब, कौन सी कंपनी, कैसी कंपनी, तो इसको सबसे पहले उसको इंटीमेट करना जरूरी होता है, तो उसकी रिटर्न कंसेंट लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या करनी पड़ती है, उसकी रिटर्न कंसेंट लेनी पड़ती है। यहाँ पे लिखो रिटर्न कंसेंट, बहुत ही इसमें क्या लेनी पड़ती है, रिटर्न कंसेंट लेनी पड़ती है उसकी, ठीक है। The member of OPC may at any time change the name of such other person by giving notice to the company and the company shall intimate same to the registrar। सुनो, अब अपने को क्या करना है, अब नाम चेंज करना है। मुझे एक बात तो, अभी तक मैं जिंदा हूं, ठीक है, जिंदा हूं अभी, अब मैं चेंज कर सकता हूं कि जिसका नाम मैंने नॉमिनेशन में लिखा है उसको चेंज कर सकता हूं मैं। कब तक चेंज कर सकते हो, जब तक जिंदा है। जिंदा नहीं रहेंगे तो किसी और चेंज, कोई और चेंज कर सकता है क्या वो नाम, नहीं। फिर डायरेक्ट मेरी जो अथॉरिटी है वो किसके पास चली जाएगी, नॉमिनेशन के पास चली जाएगी। तो आपके पास राइट है, आप उसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो चेंज करने के लिए कैसे चेंज किया जाता है, चेंज करने की प्रोसेस है नोटिस। नोटिस पहले भेजेगा मेंबर भेजेगा नोटिस किसको, कंपनी को, सीधा उसको नहीं भेजेगा। और कंपनी फिर भेजेगी नोटिस किसको, नॉमिनेशन वाले बंदे को, ठीक है। चेंज करना है अगर नॉमिनेशन, तो पहले नोटिस भेजनी पड़ेगी मेंबर्स को, सॉरी मेंबर्स भेजेगा नोटिस किसको, कंपनी को, और वो कंपनी नोटिस भेजेगी किसको, नॉमिनेशन वाले बंदे को। क्योंकि इंसान अलग है, कंपनी अलग है, मैं खुद उसको नोटिस नहीं भेजूंगा। ये पॉइंट जो गया ना यहाँ पे, ओनली नेचुरल पर्सन हु इज एन
इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट इंडिया पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन व्हाट इन इट इज। सुनो वो कंडीशन क्या है, ये ध्यान दो, वो कंडीशन नीचे गई ना पैसेज में शायद। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था दो कंपनीज होती है, एक इंडियन कंपनी एक फॉरेनर्स, सॉरी फॉरेनर्स होगा, फॉरेन कंपनी कैसे समझेगी कि वो फॉरेन है, उसके नाम पे क्या लिखा होता है, इंडिया नाम लिखा होता है। ओपीसी अगर आपको ओपन करना है, ओपीसी 1 पर्सन कंपनी, तो जो 1 पर्सन रहेगा ना वो कौन चाहिए, इंडियन सिटीजन चाहिए। कौन चाहिए, इंडियन सिटीजन। और इंडियन सिटीजन आप कब कहता है, जब उसने इंडिया में कितने दिन रहना चाहिए, कितना डेज रहना चाहिए, 182 डेज रहना चाहिए, तभी अपन उसको इंडियन कंसिडर करते हैं। आपने नहीं पढ़ा नहीं कभी कहीं नहीं, अभी आपको आएगा, ये आपको सीएस एग्जीक्यूटिव में बहुत डिटेल में टैक्स 100 मार्क्स का। तो ध्यान रखना, किसी को भी इंडियन कहने से पहले, इंडियन अपन उसको कब कहते हैं, जो इंडिया में कितने दिन रहना चाहिए, 182 डेज। 182 डेज मतलब कितने मंथ्स हुए, हाँ कितने, अच्छा वो आपने लोगों ने सीएस लिया है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक महीने में कितने दिन होते हैं, और 4 महीने के कितने हो गए, सर एक महीने में दूसरे महीने में 31 डेज होते हैं ना, तो भी कितने हुए, चल 2 3 एक्स्ट्रा 5, चल 4 मंथ के 4 दिन पकड़, कितने हुए, 3 चौक 180 और ये 4 दिन 184। ऐसे किया क्या तूने तूने कैसे किया बताएगा, दिमाग में ऐसा है 131 into 4, ये 30 के 3 चौक 180 और ऊपर के 4 दिन मतलब 184 डेज। अरे आप लोग 318 मतलब 180 डेज और ऊपर के भी 4 पकड़ोगे, हाँ आज तक आएंगे क्या अपन 6 महीने तक। तो कितने दिन रहना चाहिए वो इंडिया में, 6 मंथ एटलीस्ट तो सर्वाइव करना चाहिए, तभी तो अपन उसको इंडियन कंसिडर करेंगे। सुनो ऐसा किया तो 1 मंथ इंडिया, 1 मंथ फॉरेन में, वापस 1 मंथ इंडिया में, 1 मंथ फॉरेन में, ऐसे डेज काउंट होंगी क्या, कंटिन्यूस चाहिए, कंटिन्यूस 182 डेज। मतलब जनवरी में अगर मैं यहाँ पे आया इंडिया में और मैं जुलाई तक यहाँ पे रहा, उसके बाद मैं अगर फॉरेन में चला जाता हूँ, स्टिल आई एम कंसिडर एज ए इंडियन, क्योंकि मैंने कंटिन्यूस कितना टाइम स्पेंड किया, 182 डेज। ध्यान रखना। तो 6 मंथ्स होते हैं। मैथ्स का कैलकुलेशन थोड़ा सुधार लो आप लोग, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, सीधा सीधा बात है। 180 डेज मतलब 1 महीने में 30 होते, 30 इतना तो पता नहीं 1 महीने में 30 होते, इसमें कोई डाउट नहीं ना, क्योंकि वो कैलेंडर में आता है। 30 into 6 सीधा सीधा 180 आता है। तो ये कौन होना चाहिए, नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ब्रैकेट में लिखो 182 डेज, 182 डेज, इंडियन सिटीजन 182 डेज। चलो यहां पे कुछ डाउट, चलो इधर ध्यान दो, यहाँ पे पॉइंट मिस हुआ है शायद, इज इंक्रीज बियॉन्ड 50 लाख रुपीज, ठीक कोई दिक्कत नहीं। सुनो किधर गए, हाँ सुनो, अब ये ओपीसी है, ठीक है, 1 पर्सन कंपनी। अब इसमें अगर 2 मेंबर्स हो जाएंगे तो ओपीसी को अपन क्या कहेंगे, फिर 7 मेंबर बन गए तो ओपीसी प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है। सिर्फ किस में कन्वर्ट नहीं होती पता है, नहीं गवर्नमेंट में, नॉन प्रॉफिट कंपनी सुना है क्या, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी कहते हैं, जिसको नहीं कुछ वेट उसे कहते हैं सेक्शन 8 कंपनी। ध्यान रखना, सेक्शन 8 मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। ध्यान रखना, सिर्फ ये सेक्शन 8 में कन्वर्ट नहीं होगी, मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी में कन्वर्ट नहीं होगी। आपको पता है कि सेक्शन 8 कंपनी को बहुत एडवांटेजेस है। अगर मैं कंपनी फॉर्म करना चाहता हूँ ना, आपके पास ऑप्शन है, गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी या ओपीसी। बट इन चारों में से आपका अगर पर्पस है सेक्शन 8 कंपनी, मतलब प्रॉफिट कमाना आपका पर्पस नहीं है, तो आपको टैक्स के लिए एग्जम्पशन मिलता है गवर्नमेंट के पास है, आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल मैंने ओपीसी स्टार्ट किया, बट ओपीसी सेक्शन 8 के अंडर नहीं आती, तो आपने प्राइवेट कंपनी स्टार्ट कर दी और आपका पर्पस है नॉट फॉर प्रॉफिट, एज ए एनजीओ चलाना है,
तो आप कर सकते हो, तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज है मार्केट में जो काम करती है एनजीओ, उसे सेक्शन 8 कंपनी कहते हैं। उसे कौन सी कंपनी कहते हैं? एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को कौन किस सेक्शन के अंडर डिफाइन किया है, तो सेक्शन 8 कंपनी याद रखना। तो यहाँ पे लिखो कन्वर्ट कहाँ कर सकते हैं अपन? कन्वर्ट प्राइवेट में कर सकते हैं, पब्लिक में कर सकते हैं, गवर्नमेंट में भी कर सकते हैं, बट नॉट सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 में लिखो नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। ठीक है, कन्वर्ट कर सकते हैं प्राइवेट, पब्लिक, गवर्नमेंट, बट नॉट सेक्शन 8, मतलब ब्रैकेट में लिखना नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, उसमें नहीं हो सकती वो कन्वर्ट। देखो सुनो, अब ये कन्वर्ट कब कर सकती है? इधर देखो, ये कन्वर्ट कब करेगी पता है इसमें? जब इसका कैपिटल 50 लाख से बढ़ जाएगा। कितना? 50 लाख। एंड टर्नओवर 2 करोड़। टर्नओवर अगर 2 करोड़ से बढ़ जाता है, एक सेकेंड ना, हाँ 2 करोड़ से अगर बढ़ जाता है तो इसे अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। लिखो, लिखो मत अभी तक, मैं जब बोलता तब लिखो। एक्सपायर 2 इयर्स। सुनो ध्यान दो, अपन ने पढ़ा ओपीसी में अगर 2 मेंबर्स आ जाएंगे तो अपन उसे क्या कहेंगे? और 7 मेंबर्स आएंगे तो गवर्नमेंट कंपनी। ओपीसी को कन्वर्ट करना है पब्लिक प्राइवेट में, तो उसका कैपिटल मतलब इनिशियली जो कैपिटल होता है ना, वो कितना होना चाहिए? 50 लाख से एक्सीड होना चाहिए। 50 लाख से अगर एक्सीड होगा तभी तो आप क्या करोगे? कन्वर्ट करोगे पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में। टर्नओवर मतलब पूरे साल का सेल होता है, कि एक कंपनी का सेल अगर 2 करोड़ से ज्यादा बढ़ गया तो अपन उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बोलती है? दोनों फुलफिल होनी चाहिए या एक ही कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए? मुझे बताओ। बताओ, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, एक ही कंडीशन? आपको और एंड एंड में डिफरेंस आता है क्या? कहां पे और लिखा होगा और कहीं पे एंड लिखा होगा, तो इन दोनों में से कंपलसरी कहां पे होगा? एंड जहां पे लिखा होता है वहां पे कंपलसरी होता है, जहां पे और रहता है वहां एक में से और एक, ये दोनों में से कोई भी एक भी फॉलो किया तो भी चलता है। इस केस में अगर आपका कैपिटल 50 लाख बढ़ जाता है और आपका टर्नओवर 2 करोड़ नहीं होता, तभी भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। बोलो ना मैं। और आपको कौन सा? तो मैं पहले वही बोला था, वहां पे रख दो। अरे और एंड में क्या होता है? अभी मैंने कंडीशन, जब भी कोई भी कंडीशन मेंशन की होगी ना, जहां पे और लिखा होगा, मतलब ऐसा फॉर एग्जाम्पल आपको 2 सब्जेक्ट आते हैं, 2 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट चुनना है। जैसे आपको अभी एफवाई में जाओगे आप, वहां पे ऑप्शंस आता है, आपको मैथ्स चाहिए और इंग्लिश चाहिए। तो इसका मतलब क्या? इसमें दोनों में से कितना लेना पड़ेगा आपको? 1 लेना पड़ेगा। बट जहां पे लिखा है मैथ्स एंड इंग्लिश, इसका मतलब ये दोनों आपको सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो कंडीशन है ये दोनों वाली, ये कैपिटल 50 लाख यानी टर्नओवर 2 करोड़, यहाँ पे और लिखा है, मतलब इन दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाइड हुई तो भी चलेगा। मतलब आपका कैपिटल अगर 50 लाख हो जाता है और आपका टर्नओवर 2 करोड़ भी नहीं हुआ तो भी चलेगा, आप कन्वर्ट कर सकते हो पब्लिक में या प्राइवेट में। और उसको कितना साल होना चाहिए स्टार्ट करने से? कंपनी 2 साल एटलीस्ट उन्होंने होना चाहिए, तभी वो कन्वर्ट कर सकती है। किसमें? पब्लिक या प्राइवेट कंपनी। अब लिखो एक्सपायर आफ्टर 2 ईयर। देखो आफ्टर 2 इयर्स, आफ्टर 2 इयर्स। आपके नोट्स में थोड़ा चेंज करो, यहां पे देखो वो नीचे आया आपकी जो लाइन है ना, ये देखो ये लास्ट सेकंड, ये प्राइवेट कंपनी का हेडिंग है ना, तो उसके ऊपर के जो सेकंड पैसेज ये वाला ओपीसी कैन नॉट कन्वर्ट, तो उसमें देखो अनलेस 2 इयर्स लिखा है, ठीक है, यहां तक सही है। एक्सपेक्ट यहां तक सही है। जो लास्ट में लिखा है ना 50 लाख रुपीज और क्या आ गया ना, ये जो नीचे गया ना 1 से 2 करोड़, ये नीचे गया, देखो नीचे की लाइन में
एक्सीड 2 करोड़, तो वो वहां पे आना चाहिए। एक्सीड 2 करोड़ इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर, वो वहां पे आना चाहिए। नीचे के जो पैसेज में जो गया ना एक्सीड 2 करोड़, उसको ऊपर लिखो, और एक्सीड 2 करोड़ इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर, वहां से वो हटा दो, यहां से नीचे से। तो वो जो नीचे लिखा हुआ ऐसे नहीं, उसको निकाल दो ना, दोनों दोनों क्यों, पूरे उसको सिर्फ कट कर दो, ये वाला पार्ट एक्सीड 2 करोड़, वो ऊपर लिख दो और के बाद। ठीक है, या तो कुछ डाउट है अभी तक? लास्ट पॉइंट, अगर आपने ये रूल्स फॉलो नहीं किए तो आपको पेनल्टी कितनी है? 10,000 पेनल्टी। कितनी है पेनल्टी? 10,000 पेनल्टी रहेगी, 10,000। फिर भी आपने कंटिन्यू किया, पेनल्टी होने के बाद भी अगर आप वापस फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको 1,000 पर डे मिलेगा। सॉरी, फिर आपको, या अगर आपने फॉलो नहीं किया, नॉट फॉलो, देन 1,000 पर डे स्टार्ट होगा फिर पेनल्टी। नॉट फॉलो, देन आपको 1,000 पर डे मिलेगा, देना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान दो, सुनो, अब इतने ही पॉइंट्स है। ओपीसी में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक बार पूरा रिवाइज करते, ध्यान दो अच्छे से, घर जाने के बाद पढ़ने की जरूरत नहीं है। 262 सेक्शन याद रखना, 2 सबसेक्शन 62। इसकी लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। ठीक है, इसका नॉमिनेशन देना पड़ता है, और नॉमिनेशन का नाम कहां पे होता है? एमओए में होता है। इसको अपन प्राइवेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं एंड पब्लिक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इसके लिए 2 कंडीशन है। एक तो इनका कैपिटल 50 लाख से ज्यादा चाहिए, या इनका सेल मतलब टर्नओवर कितना चाहिए? 2 करोड़ से ज्यादा चाहिए, और इनको कितने साल होने चाहिए? 2 साल इनको कंप्लीट होने चाहिए, तभी अपन इसको क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। सेक्शन 8 में ये कन्वर्ट नहीं होती है। सेक्शन 8 किसके लिए होता है? नॉट फॉर प्रॉफिट, जो एनजीओ कंपनी होती है उनमें ये कन्वर्ट नहीं होती है। और इसका जो ओपीसी होता है 1%, वो कौन होना चाहिए? इंडियन सिटीजन। इंडियन सिटीजन मतलब कितने दिन इंडिया में रहना चाहिए? 182 डेज इंडिया में रहना चाहिए। इतना ही। और पेनल्टी कितनी है? 10,000। अगर ये भी फॉलो नहीं किया, उसने बोला मैं नहीं फॉलो करूंगा, तो पेनल्टी कितनी हो जाएगी फिर? 1,000 पर डे। फिर चाहे आप कितना दिन भी मत फॉलो करो, उतनी पेनल्टी काउंट होती जाएगी। कुछ डाउट? तो ओपीसी में इतने पॉइंट है कि अगर आपको जितना पैसेज दिया ना ये हाथ से, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब उसको फुली मत करो, बट नेक्स्ट टाइम पढ़ने के पहले चार्ट्स देखो, फिर उसके बाद कंसेप्ट पे आओ। ठीक है, इसके ऊपर एक वेब सीरीज होनी चाहिए यार। आपको पता है यूपीएससी के ऊपर एक वेब सीरीज है, जो यूपीएससी का होता है ना, पढ़ते हैं लोग जो बच्चे, तो उनके ऊपर एक वेब सीरीज है यूपीएससी के बच्चे के ऊपर। वैसे सीएस के बच्चों के ऊपर भी यूट्यूब पे शायद एक वेब सीरीज आनी चाहिए, बच्चों का जो लाइफ स्टाइल, जो आप पढ़ते हो, जितना डेडिकेशन देते हो, आप दिन रात पढ़ते हो, सीएस के बारे में सोचते हो, इसलिए आपको इतनी नींद आती है यहाँ पे। मतलब हर कोई 5 मिनट के बाद मैं देखता ना ऊपर, कोई एक ना एक तो कंटिन्यूअस, मतलब सबने रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कोई नहीं छोड़ेगा, किसी ना किसी की बारी चलती रहनी चाहिए, स्टॉप नहीं आना चाहिए उसमें। आपको देख के कभी मेरे को ऐसे लगता है, अंदर से मेरे को नींद आने लगती फिर। वो भी आप क्या करते हो? आप कोई तो ऐसा नीचे झुक के, कोई उसका, मैं देख रहा हूँ ना सीधा मुंह पे, मेरे को देख के मेरे को ऐसा लगता थोड़ा तो नीचे इधर उधर देखो आप लोग, सब लोग, कोई ऐसे एक भी नहीं छूटा होगा मेरे से कि कोई किसी ने नहीं किया होगा। चलो, क्या करते हो आप लोग, पता नहीं नींद आती है आपको। आपका सुबह कितने बजे उठते आप लोग? नॉर्मल एवरेज 9-10? 6? 5 बजे उठता है क्या सोता है? अच्छा, चलो, अगर आपको सच में बोलो, अगर आपको सुनो, अगर आपको लाइफ में कुछ करना है ना, सुबह सबसे बेस्ट रहता है इंस्टेड ऑफ नाइट। बहुत बच्चों का ऐसा होता है कि सर नाइट में स्टडी होती है, नहीं, नाइट में आप 6 घंटे पढ़ो, बट सुबह 2 घंटे पढ़ो, सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि सुबह दिमाग एकदम शांत होता है, और सुबह ऑनलाइन कोई नहीं रहता। इतने पढ़ाई करने का मेन रीजन है, इतने सुबह आपको कोई मैसेज नहीं करेगा, आप भले ही व्हाट्सअप देखो, कोई नहीं रहेगा इतना सुबह। हाँ, जिसकी जो सुबह 5-6 बजे सोता होगा वो रहेगा, शायद वो लास्ट एंडिंग स्टेज में रहेगा, सोने वाले स्टेज में, कि अभी, और ज्यादा चैटिंग भी नहीं करेगा आपसे, तो आप इसलिए आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा सुबह 5 बजे। मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं 10 बजे सो जाता हूँ, 10 के बाद मैं कभी आपको ऑनलाइन नहीं लिखूंगा।
मेरे को कुछ रिप्लाई 10:30 के बाद मैसेज आते हैं, मैं सुबह 4 साढ़े 4 बजे उनको रिप्लाई करता हूँ। कभी देखना आपको अगर रात को 10:30 मैसेज आए तो मैं सुबह रिप्लाई करता हूँ 4:30 बजे, क्योंकि सबसे मेन जो होता है ना सुबह ही होता है पढ़ाई। भले आप 2 घंटे दोपहर को सो, बट सुबह 2 घंटे पढ़ाई करो, सुबह की बेस्ट पढ़ाई होती है। फ्रेश माइंड होता है, दिमाग में कुछ नहीं होता। रात को पूरे दिन भर का दिमाग में होता है, इसने वो किया, उसने वो किया, इसने वो किया, इसकी वजह से रात को पढ़ाई नहीं होती, अब फोकस नहीं होता। सुबह उठने के बाद वही करो। और रात अब आपका ये बहुत लोगों की दिक्कत है कि सुबह नींद नहीं खुलती जल्दी, नींद नहीं खुलती। मेरे को ऐसे जो बोलते मेरे को लगता है लात मारो उनके मुंह पे। ऐसे जो लोग बोलते मेरी नींद नहीं खुलती, मेरे को इतना गुस्सा आता। देखो स्टडी और एक्सरसाइज कभी किसी और की वजह से नहीं होती, खुद करनी पड़ती है। आप लोग बोलेंगे उसने नहीं मेरे को उठाया इसकी नहीं, अरे आप वो नहीं उठेगा मतलब आप भी नहीं उठोगे, वो मर गया तो आप भी मर जाओगे फिर। तो आप खुद से लगाओ ये चीजें। मेरा दोस्त, मैं पहले जब आपके स्टूडेंट लाइफ में था ना, मैं जब सोता था ना, जब हम हॉस्टल पे रहते थे, हॉस्टल में मैं आराम बजे से मैं उठता था। मेरा दोस्त मुझे क्यों नहीं उठा था, बोला तू खुद उठ, तेरे को पढ़ना है तो उठ जा, मैं क्यों उठाऊं तेरे को। मैं एक दिन उठाऊंगा, दूसरे दिन मेरे से रह गया तो फिर तू नहीं उठेगा। खुद से आदत डालो, किसी के ऊपर मत करो डिपेंड। और आराम अपने पास मत रखो, कहीं दूर रखो सोते दिन पे। आराम बाजू में रख दे तो क्या बटन करने में इजी, आंखें बंद करके भी बंद कर सकते अपन इतने टैलेंटेड लोग हैं। बिना आंख खोले अपन आराम बंद कर सकते हो। मोबाइल मतलब उल्टा है या सही है अपने को पता चलता नींद में। अगर बटन नहीं बंद होगा आपको पता है उल्टा है, सीधा करेंगे फिर बटन बंद करेंगे। अपन इतने टैलेंटेड लोग हैं, तो इसलिए मोबाइल दूर रखते जाओ कहीं पे भी। तो आप जब उठोगे तब याद रखना। और यहाँ पे जहाँ पे मोबाइल रखना वहां पे ऐसी नोट्स लगाओ, कंपनी सेक्रेटरी। तो आपको समझ अपने को कुछ बनना है, अब उसको देख के भी आप सो गए तो फिर छोड़ दो। वो सीएस का फिर जहां पे सोते वहां पे लिखो नो सीएस, वी आर ऑन फ्लाइट मोड। ऐसे ऐसे होता है। आपकी जब स्टूडेंट लाइफ में था ना, आई वाज जब स्टूडेंट था मैं, जब सीएस का, तब हम नए नए आए थे पुणे में। पुणे में हमको पता नहीं स्टडी वडी कुछ, अपन तो 40% वाले बच्चे थे। ये सीएस हमने दोस्त ने सीएस लिया, मैंने भी सीएस लिया। हम लोग आए तो नई नया शहर था एकदम मस्त। यहाँ पे जो हमारे गांव में एटमोसफियर तो वैसा नहीं था। यहाँ पे देखो बाप रे क्या एटमोसफियर है, मतलब भीड़ कितनी यहाँ पे, तो भीड़ कितनी है यहाँ पे। तो होने के बाद हम क्या करते थे पता है क्या, सुबह 9 बजे उठने का, 10 बजे क्लास को जाने का, 12:30 बजे आने का, मस्त खाना खाने का, वापस सो जाने का, वापस 4 बजे उठने का, क्लास को जाने का, वापस मोबाइल खेलने का, सो जाने का। सुबह 9 बजे कुछ लाइफ नहीं था कुछ। फर्स्ट अटेम्प्ट हम ऐसे ही गया हमारा। फर्स्ट अटेम्प्ट आई गॉट 146 आउट ऑफ कितने चाहिए थे, 150 मार्क्स चाहिए थे मेरे को पासिंग के, 146 ही मिले, 4 मार्क्स कम गए थे सब, ये नींद की वजह से। थोड़ा अगर मेहनत की होता तो मैं ज्यादा। नेक्स्ट टाइम मैंने डिसाइड किया नींद बिन खत्म। फिर मैं क्या करता था, 4 बजे मैं आगम लगा था, आगम की वॉइस एकदम कम रखने की, क्योंकि उस टाइम में मेरे बाजू में 2-3 लोग सोते थे हमारे सीएस की, कंपटीशन नहीं बढ़ना चाहिए, तो मैं आगम एकदम कम करता था। और 4 बजे पहले आगम बजे बंद करता था, किसी को सुनाई ना थी। और 4 से 6 मस्त पढ़ाई करने की, और 6 बजे वापस सो जाने का। और 6:30 को आगम का आवाज बढ़ा देने का, क्योंकि 6:30 सब उठने वाले। और 6:30 को जब आप उठेंगे तब लगना चाहिए कि सब साथ में उठे। तो 6:30 को मैं वापस उनके साथ उठता था और पढ़ाई के लिए जाता था। मैं अकेला सीएस बना तब इनकी वजह से, मतलब इनकी वजह से मेरे को मोटिवेशन मिला था। उनको लगता था मैं अभी इनके साथ पढ़ रहा हूँ, बट ऑलरेडी मैंने 2 घंटे पढ़ा था। तो उस टाइम पे पता मुझे एवरी सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन था, 70, 76, 60, 70 ऐसे मार्क्स मुझे हर सब्जेक्ट में। मुझे जहाँ पे 4 मार्क्स कम थे ना, वहां पे मुझे 50 मार्क्स एक्स्ट्रा थे। मेरे नेक्स्ट टाइम टोटल आई थी 200, जहाँ पे मुझे 150 चाहिए था, 4 मार्क्स की वजह से फर्स्ट अटेम्प्ट में गया था। सेकंड अटेम्प्ट मेरा आया था, उसमें 200 मार्क्स आए थे, मुझे 50 मार्क्स एक्स्ट्रा थे। तो ऐसा पॉसिबल होता है। और मुझे एग्जाम में ये भी पता है कि क्वेश्चन क्या, मैं जब जैसे अपन ने अभी, आप जब एग्जीक्यूटिव में जाओगे ना सेकेंड ईयर, तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपको, कि क्वेश्चन एग्जीक्यूटिव में ऐसा आता है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ओपीसी 5 मार्क। अब आपने कैसे पॉइंट्स लिखे, इमीडिएटली मेरे को पता है ओपीसी में क्या है, 2 सबसेक्शन 2 प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी कन्वर्ट होता है, सेक्शन 8 में नहीं होता। ऐसे मेरे दिमाग में वो फिट था कि पॉइंट क्या है। इसलिए मैं आपको अभी से आदत डालो कि ऐसे पॉइंट्स निकलते जाओ, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में क्या ऐसे बड़े बड़े पैसेज आते हैं और 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, तो वो एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आप पॉइंट वाइज आंसर लिखो। इस वजह से मैं अभी पॉइंट वाइज आपको नोट्स बना के देता हूँ, क्योंकि आपको एग्जीक्यूटिव में दिक्कत नहीं आएगी। एग्जीक्यूटिव में आपके पॉइंट्स रेडी रहेंगे, ओपीसी पे शॉर्ट नोट्स है 5 मार्क के लिए, इमीडिएटली आपके पास पॉइंट्स रेडी। तो ऐसा तो पढ़ते जाओ खुद से, कोई बोलेगा नहीं आपको। और जब रिजल्ट आता है ना, इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा अपना डॉट टाइम पे आता है, 11 बजे, मतलब 11 बजे हम 10:59 तक बैठते थे, और 11th को डॉट रिजल्ट लाया ना, इंस्टीट्यूट आपके सीधा मुंह पे आता है, फेल या पास।
आपको ऐसा नहीं कि वो स्ट्रीमिंग होता है, ऐसा कुछ नहीं है, इमीडिएट डिस्प्ले। फिर उसके बाद टाइम नहीं जाता फिल होने के बाद। 11:01 फेल ही अपन अभी तक, 11:02-3 टाइम ही नहीं निकलता फेल होने के बाद। हाँ अगर पास हो जाते फिर टाइम जल्दी निकल जाता है अपना। अब पास का सीधा आता है पास, आपको स्कोर आएगा नहीं चाहिए, बस खत्म, एग्जीक्यूटिव में सीधा चांस। तो वो 1 मिनट अगर आपको अच्छा रहना है, वो रिजल्ट देखना अच्छा, तो अभी से मेहनत करो चलो, और फ्यूचर बहुत अच्छा है फिर उसके बाद बनने के बाद। नेक्स्ट क्या है, प्राइवेट कंपनी। तो ओपीसी में इतने पॉइंट्स याद रखना, इसके बाहर कोई भी पॉइंट्स नहीं आएगा ओपीसी का। आपको एक क्वेश्चन पेपर दिखा होगा, एक क्वेश्चन, ये होने के बाद एक क्वेश्चन देखते हैं अपन प्राइवेट कंपनी का। चलो यहाँ पे हेडिंग दो, कितने का अपना डायग्राम, हाँ अब यहाँ पे बाजू में हेडिंग दो प्राइवेट कंपनी। नेक्स्ट कौन सा है, प्राइवेट कंपनी 268 262 ओपीसी 268 प्राइवेट पीसी। अरे वाह, 262 ओपीसी यानी 268 पीसी। अब प्राइवेट कंपनी सुनो, प्राइवेट कंपनी में कितने लोग होने चाहिए मिनिमम? अरे तो कहीं जाना होता है क्या? 2 मेंबर्स मैक्सिमम। अभी वो जहां पे इमीडिएट आंसर नहीं चाहिए वहां पे नहीं देता, मैक्सिमम 200 मेंबर्स। ठीक है, इसमें रिस्ट्रिक्शंस होते हैं शेयर ट्रांसफर करने के लिए। यस, यहां पे लिखो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ब्रैकेट में लिखो ओनली ट्रांसफर टू एग्जिस्टिंग मेंबर, ओनली ट्रांसफर टू एग्जिस्टिंग मेंबर्स। रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ब्रैकेट में लिखो ओनली ट्रांसफर टू एग्जिस्टिंग मेंबर्स, एग्जिस्टिंग मेंबर्स को ही ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, सुनो, ऐसा हो सकता है क्या, एक शेयर्स 2 लोगों ने लिया, ऐसा हो सकता है ना? जैसे एक प्रॉपर्टी 2 लोग लेते, 2 लोगों में, ऐसा होता है ना, एक प्रॉपर्टी 2 लोगों में लेते, वैसा हो सकता है। वैसे ही शेयर्स अगर 2 लोगों में लिया, ज्वाइंट होल्डर पता है ना, जैसे एक अकाउंट के 2 ज्वाइंट होल्डर होते हैं, वैसे शेयर्स के अगर 2 जन होल्ड करते हैं तो वो शेयर्स को अपन 1 ट्रीट करेंगे या 2 ट्रीट करेंगे? कितना ट्रीट करेंगे? 1 ही ट्रीट करेंगे। जब प्रॉपर्टी लेते हैं उसमें 2 ओनर्स है तो प्रॉपर्टी कितना ट्रीट करते हैं अपन? 1। तो यहां पर लिखो ज्वाइंट होल्डर ऑफ शेयर, ज्वाइंट होल्डर ऑफ शेयर treated as one shareholder, joint holder of shares treated as one shareholder, treated as TREATED, treated as one shareholder। अपन ने 182 डेज का पढ़ा ना, 182 डेज किसके लिए था? इंडियन सिटीजन। अब इस केस में बताओ दोनों मेंबर्स इंडियन सिटीजन होने चाहिए। अपन ने उसमें क्या पढ़ा था? ओपीसी में इंडियन सिटीजन चाहिए। कौन चाहिए? जो ओपीसी वाला वो 1 पर्सन है वो।
अब इस केस में तो 2 मेंबर्स है मिनिमम, 2 मेंबर्स आएंगे तो भी प्राइवेट कंपनी बनेगी। तो इस केस में दोनों इंडियन चाहिए या उसमें से एक इंडियन चाहिए? एक दोनों चाहिए। कौन सा आंसर? एक तो भी चाहिए। एक तो भी चाहिए, एक ही चाहिए उसमें से। एक फॉरेनर हुआ तो चलेगा, बट एक कौन चाहिए? इंडियन। तो यहां पर लिखो ओनली वन शुड बी इंडियन सिटीजन। इंडियन सिटीजन। जब बात इंडियन सिटीजन आएगी तब 182 डेज ब्रैकेट में 182 डेज। ओनली वन शुड बी इंडियन सिटीजन ब्रैकेट में 182 डेज। खत्म, प्राइवेट कंपनी खत्म। इतने पॉइंट्स है उसमें। 2 6 8 2 6 2 ओपीसी 2 6 8 पीसी। इसमें 2 मैक्सिमम 200 रिस्ट्रिक्शन रहता है। ज्वाइंट होल्डर को सिंगल ट्रीट किया जाता है एंड ओनली वन शेयर होल्डर ओनली वन शुड बी इंडियन सिटीजन। एग्जाम में क्वेश्चन किसी की भी पॉइंट पे आ सकता है तो भूलना मत। एटलीस्ट भूल भी गए तो कंसेप्ट याद रखना। फॉर एग्जाम्पल इसमें से मैं एक पॉइंट भूल गया, इसमें मैं पॉइंट भूल गया कि कितने मेंबर्स होते हैं, मुझे याद नहीं। मैं अगर जब रिवाइज कर रहा हूं मुझे सिर्फ बाकी के पॉइंट्स याद आए, बट ये पॉइंट रिवाइज करना भूल गया। बट एग्जाम में तो क्वेश्चन पढ़ के तो याद आएगा ना। अगर 200 पढ़ा था उसमें कंफ्यूज मत होना 200 था कि 100 था। अगर उसमें कंफ्यूजन हो गए फिर ये पढ़ के फायदा नहीं। हाँ, रिवाइज करते टाइम एक पॉइंट नहीं है याद तो भी चलेगा, बट कंसेप्ट मत भूलना, ये फैक्ट मत भूलना। रिवाइज करते टाइम भूलने दो, बट क्वेश्चन देखने के बाद इमीडिएटली दिमाग में आंसर्स आना चाहिए। और एमसीक्यू सॉल्व करने की एक टेक्निक होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 4 ऑप्शन आ जाएंगे आपको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया कि मेंबर्स पूछा है, वो पीसी के मेंबर्स कितने होते हैं मैक्सिमम। तो आपको ऑप्शन आएगा 100, 150, 200 या 250। अब आपको कुछ तो याद आ रहा है कि मैंने पढ़ा था, इतना याद आ रहा है आपको। ओपीसी के मैक्सिमम मेंबर्स आपने पढ़ा, इतना याद है तुमको। बट आपको इतना भी होना चाहिए कि यार 150 तो नहीं पढ़ा मैंने कहीं, तो मैंने 150 इतना तो याद है क्योंकि बहुत जगह पे 200 पढ़ा है, 100 पढ़ा है, तो बट मैंने 250 नहीं पढ़ा है, 150 नहीं पढ़ा है। 2 ऑप्शन आपके गए, तो बचा क्या आपके पास? 2 ऑप्शन। तो थोड़ा और दिमाग लगाने का फिर उस टाइम पे। फिर उसमें अगर आपको ये 2 ऑप्शन में 2 ऑप्शन अगर आपने कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि 2 में से एक ही आंसर सही है ये तो आपको पता है, तो इसमें से अगर आपको याद भी नहीं आ रहा, स्टिल आपने अगर टिक मार्क कर दिया तभी भी आपका आंसर आएगा सही, इनकेस अगर आपने लॉजिक लगा है। बट अगर आप चारों ऑप्शन के बेसिस पे अगर ट्राई करना चाहते हो तो अगर यहाँ पर किए तो कुछ फायदा नहीं। इन दोनों में से एटलीस्ट एक तो सही आएगा ना, इसके चांसेस सही, इन दोनों में से चांसेस सही आने के बहुत है इंस्टेड ऑफ इन चारों में से। तो पहले ऑप्शन को कट कर दो जो नहीं लगता आपको कि ये आउट ऑफ ही सिलेबस है, इतना तो अपन ने पढ़ा नहीं, कहीं भी नहीं पढ़ा, उसको पहले बाहर निकाल दो। पहले 200 को मत निकालो सबसे पहले, फिर यहाँ पे कितना भी लॉजिक लगा तो फिर आंसर ही नहीं आएगा। चलो तो अपन कुछ